नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता जमीनी स्तर पर उतरकर कोशिश कर रही हैं कि जनता के वोट को साधा जा सके। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस चुनाव की, तो आप देखिए पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस बार चुनावों में वो मजा नहीं आ रहा जो हम अब तक के हर चुनावों में देखते आए हैं। कल ही मैं मेरठ में थी, मैं अरुण गोविल अपनी सीट से प्रचार कर रहे थे, उसे कवर करने के लिए गई थी। आप देखिए लोगों के बीच जब हम जा रहे हैं, ये मैं खुद का सर्वे बता रही हूं, लोग कोई दूसरा ऑप्शन देख ही नहीं रहे हैं। एनएमएफ न्यूज के पेज पर जाकर दर्शक देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। पश्चिमी यूपी के अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें तो लोग कह रहे हैं सवाल ही मत पूछिए कौन आएगा, हमारी तरफ से तो मोदी आएंगे। अच्छा, इन सब के अलावा ये सारी चीजें एक तरफ है। दूसरी बात, अब जब आप उगता हुआ सूरज देखते हैं तो उसके अस्त होने का भी वक्त आता है, उसको अस्त करने की भी साजिश होती है। अगर मैं ये बात मोदी के संदर्भ में कहूं तो ये इसलिए गलत नहीं होगी क्योंकि मोदी को डगमगाने के लिए और बीजेपी को गिराने के लिए सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। लगभग 28 दल हैं जो एक साथ हैं। वो अलग बात है कि बार बार टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन इन सब ने सोच रखा है कि मोदी को हराएंगे। ये तो बात हुई देश की राजनीति की। आप देश से बाहर निकलेंगे तो आपको हैरानी होगी कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो साजिश रच रही हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से ये इंटरनेशनल संगठन काम कर रही हैं, किस तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज हैं दूसरे देशों के, वो यहां की राजनीति में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये समझ से परे है। 7-8 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिनमें पंकज जी आप समझाइएगा दर्शकों को। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी सोरोस का। कुछ पॉइंटर्स बना के पंकज जी आपने मुझे भेजे थे, उनमें से एक पॉइंट है सोरोस का। अब बताइए, अब इस सोरोस को फिर से क्या इंटरेस्ट आ गया है कि इसने ये ऐलान कर दिया है कि $2 बिलियन मैं खर्च करूंगा मोदी को गिराने के लिए। बताइए किस तरीके से एक साजिश रची जा रही है मोदी को हराने के लिए, गिराने के लिए और डगमगाने के लिए। देखिए नम्रता, ये साजिश मोदी के खिलाफ नहीं है, देश के लिए आप इसे कह सकते हैं। तो इसे देश के लिए जोड़ के देखिए। मैं आपको बताता हूं कि अभी ये बौखलाहट क्यों है। इन्हें डीप स्टेट्स कहा जाता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे जासूसी के शब्दों में आप कहिएगा कि कोई भी देश हो तो दूसरे देशों में अपना एक डीप एसेट बनाता है जो कि काम आते हैं पेरेंट्स कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, CIA ने अपने डीप एसेट्स क्रिएट किए हैं अरब में, डीप एसेट्स क्रिएट किए हैं पाकिस्तान में, डीप एसेट्स क्रिएट किए हैं साउथ कोरिया वगैरह में, और जब भी इस तरह की बात आती है ना तो CIA की मदद करते हैं। अब मैं बताता हूं कि भारत में 2014 से पहले इस तरह के डीप एसेट्स बहुत सारे काम कर रहे थे। आसान शब्दों में समझे तो समझिए कि रशिया के साथ हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना था कुडक्कुलम में, तमिलनाडु में। यह है। अब क्या किया अमेरिकी CIA ने कि कुछ एनजीओज के साथ मिलके, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और ग्रीन पीस फाउंडेशन, खास करके उस एनजीओ का नाम याद रखिएगा, उसके साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया वहां। और उस आंदोलन के जरिए वहां के लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा तो रेडिएशन फैलेगा, लोग अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, महिलाओं के कोख गिरने लगेंगे, इस तरह की बातें की। मकसद क्या था कि रशिया के साथ भारत का ज्वाइंट वेंचर यहां सक्सेसफुल नहीं हो सके। और हथियार किसने बनाया गया? तो एक के उदय कुमार हुआ करते थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। ग्रीन पीस फाउंडेशन जो कि अमेरिका का ही एनजीओ है, उसको लगातार फंड मिल रहा था। भारत के प्रोग्रेस को किसी तरह रोकना है। मैंने एक उदाहरण बताया, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है जो भारत के खिलाफ लगातार चलते आ रहे थे। आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस देश के बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा की मौत कैसे हुई थी, विक्रम साराभाई की मौत कैसे हुई थी। जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हमारे साइंटिस्ट हैं उनको एक एक कर एलिमिनेट किया जाए। केरला में विक्रम साराभाई छुट्टियां मनाने गए थे, संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। और कई फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर के फील्ड में, जो आप मेडिसिन लेते हैं, यहां हमेशा विदेशी मेडिसिन आते थे, यहां के लोगों पे टेस्ट किए जाते थे, तब वो बाहर जाके दूसरे देशों में उन्हें बेचा जाता था। 2009 में एक बिल गेट्स फाउंडेशन है, उनकी वाइफ चलाती है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उन्होंने कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में आदिवासियों पर एक दवा का एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 9 आदिवासियों की मौत हो गई। लेकिन चूंकि उस वक्त सो कॉल्ड फेवरेबल गवर्नमेंट थी तो वो मामला दब गया, स्थानीय अखबारों में 1-2 जगह छपा। और हर फील्ड में, इकोनॉमिक में आप जाइए, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में जाइए, डिफेंस सेक्टर में जाइए, हमारे यहां
इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्यवान देश एक AK-47 की गोली तक नहीं बनाता था। सारी चीजें बाहर से आएंगी, यहां तक कि मिलिट्री बूट्स भी। अब बताइए, जूता था क्या हमारे देश को? लेकिन बाहर से आती थी। अब बताइए 2014 के बाद अगर कोई सरकार ऐसी आई है जो बिना बाहरी दबाव के, अमेरिका चिल्लाता रह गया भारत रशिया से पेट्रोल खरीदेगा तो खरीदेगा, आवर नेशनल इंटरेस्ट इज फर्स्ट। आपका कोई प्रोग्राम होगा, आप अपने रास्ते देखिए। अगर कोई सरकार यह कहे कि हम अब छोटी छोटी चीजें बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम डिफेंस एक्सपोर्ट खुद करने लगे 53,000 करोड़ का। अगर हमने कहा कि भारतीय वैक्सीन विकसित करेंगे और हम 80 देशों में भेजेंगे, तो जरा सोचिए कि उन देशों का क्या, जो दवाई भी बेचते थे, हथियार भी बेचते थे, जो बहुत सारे डिफेंस दलाल रहा करते थे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सक्सेसफुल है, हमारा इसरो का अंतरिक्ष प्रोग्राम भी सक्सेसफुल है। वो क्या करेंगे? जिनको घाटा हुआ वो ये काम करेंगे कि इस सरकार को हटा दो, जो पहले जो हमारी फेवरेबल सरकार थी उसे लाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एक शब्द है, इंटरनेशनल एक्लेम्ड शब्द है, जिसका नाम है द ग्लोबलिस्ट। आप गूगल में द ग्लोबलिस्ट का मतलब पता कीजिए। जैसे ये फोर्ड फाउंडेशन हो गया, रॉकफेलर फाउंडेशन हो गया, सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हो गया, इस तरह एकाध दर्जन ग्लोबलिस्ट अलग अलग तरह के एनजीओ का नेटवर्क बना के अलग अलग देशों में काम करे। बहुत पैसा उनके पास, बहुत पैसा है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। सोरोस ने क्या कहा, खुल के कहा कि हम मोदी सरकार को हटाने के लिए $2 बिलियन खर्च करेंगे। अब बताइए, एक ज्यूज जिसको अपने देश से भगा दिया है, जो हंगरी में रहता है वहां से भगा दिया है, जिस पे 9 देशों ने अपने यहां घुसने पे प्रतिबंध लगाया है, वो भारत की एक सरकार को क्यों हटाना चाहता है? और भारत में उसके कौन से डीप एसेट्स हैं जो कि उनकी मदद कर रहे हैं? बात सिर्फ सोरोस की नहीं है। आप रॉकफेलर फाउंडेशन जाइए, आप फोर्ड फाउंडेशन जाइए, आप ये कौन एमनेस्टी इंटरनेशनल जाइए, आप वो जो पुरस्कार देता था मैग्सेसे अवार्ड वाला जो देने वाला जाइए, पुलित्जर जाइए। बहुत तरह के उनका नेटवर्क काम करता है, बहुत तरीके से काम करता है। और अल्टीमेट मकसद यह है कि हमारी शक्ति उस देश के अंदर इतनी मजबूत रहे कि जब चाहे तो उस देश में उथल पुथल मचा सके। एक इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी। उनके अनुसार अरब के देशों में परमानेंट सरकार रहने ही नहीं दी गई। कॉम्ब वेब ऑपरेशन कॉम्ब वेब। एक सरकार अगर स्थिर आई तो उसको हटा दिया, दूसरी सरकार आई तो आपस में उन लोग का इतना झगड़ा करा। आखिरी हुआ था स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, जो कि तहरीर स्क्वायर में हुस्ने मुबारक के खिलाफ, या फिर एक और थे जिनका मुझे नाम नहीं, बहुत सारे जो भी वहां शासक थे ना, सबके तख्ता पलट कर दिया। जो भी आज की तारीख में उन जो ग्लोबलिस्ट के देशों के लिए खतरा है, उस सरकार को इन लोग उखाड़ फेंकते हैं, तख्ता पलट करते हैं। और कैसे करते हैं? तो उन्हीं देशों के कुछ लोगों की मदद से। आपको क्या लगता है कि यहां से कुछ एनजीओ हैं जो विदेशी फंड प्राप्त करते हैं? सिर्फ एक सरकार ने कानून लाया ना कि आप विदेश से धन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हर साल बताना पड़ेगा कि उस धन का उपयोग कैसे किया। एक नियम लाया, 2 लाख एनजीओ बंद हो गए। आखिर क्या कारण क्या है? क्या ऐसा काम करते थे इस सरकार को बताना नहीं चाहते? सरकार ने एक नियम लाया कि आप जो भी पैसे मंगाएंगे वो एसबीआई के खाते में जमा होगा। आप एक अकाउंट खोल लीजिए, आप कीजिए ना। पता चला 13,000 एनजीओ और बंद हो गए। अच्छा, ये चीज ठीक है पंकज जी, लेकिन अगर आप जिक्र करेंगे कि सोनम वांगचुक को उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है ताकि लेह लद्दाख अशांत हो सके, या फिर अगर इस कड़ी में आप ध्रुव राठी का नाम लाएंगे कि जर्मनी में बैठे बैठे वो इसलिए भारत के लिए बोलता है क्योंकि वो भी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो आदमी भारत के मुद्दे उठाएगा वो तो विरोधी नहीं हो सकता ना। नहीं, पर्सन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज। मेरा ये नहीं आपत्ति है कि सोनम वांगचुक आंदोलन करे, उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। अगर ध्रुव राठी कोई वीडियो बनाए, वो बनाए ना, अधिकार है। लेकिन एक इंडियन जो कि इंडियन ओरिजिन है, वो जर्मनी में बैठ के और बना रहा है वीडियो, लेकिन उसके एसेट्स के बारे में नहीं बता रहा है कि मेरी कमाई कितनी है, यूट्यूब से हो रही है कमाई, मेरा परिवार कैसे चलता है, कहां से मेरा इतना लग्जरियस लाइफ आता है।
यह भी बताना चाहिए। अगर यूट्यूब से कमाई है तो बता दे कि सिर्फ यूट्यूब से है, तब तो सरकार पता कर लेगी ना कि भाई यूट्यूब से इतनी कमाई है कि और भी इसका सोर्स ऑफ इनकम है। संदिग्ध कमाई नहीं होनी चाहिए उन लोगों की। पर ध्रुव अगर राठी कोई अपने मैं वीडियोस में एनजीओ गलत की भी बात तो नहीं कर, बताता है, फैक्ट्स के साथ नहीं, बताता है बहुत सारी चीजें। ये कमाई आपको बात की, नहीं, कमाई ये भी मैं आपको मान लग रहा रही हूं, है, कमाई पे चलिए सवाल उठ सकता नहीं, है, नहीं, लेकिन पहले जो वो वीडियो में बोल रहा है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ हम ये नहीं, कह उस दें पर कि वो बिल्कुल चर्चा होनी विरोधी चाहिए। है और ये वो मोदी नहीं, विरोधी। नहीं, विरोधी नहीं, विरोधी नहीं, मोदी विरोधी की बात नहीं है। आप ये पता कीजिए कि वो जो फैक्ट्स बता रहा है वो मैनिपुलेटेड फैक्ट्स हैं या सही फैक्ट्स हैं। क्रॉस चेक कीजिए ना उसको। वो कुछ अरे चीजों को छुपा रहा है। देखिए, सत्य, हिंदुस्तान टाइम्स का हवाला वो देता है, मैनिपुलेटेड कैसे हो ठीक सकता है ना, नहीं ठीक है ना, मान लिया कि एक खबर मैंने लिया, लेकिन उस खबर के पीछे बैकअप करने वाली बहुत खबर होती है। देखिए, सत्य एक होता है अर्ध सत्य। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जानबूझ के कुछ बातों को नहीं बोल रहा हूं मैं, ताकि पूरा पर्सपेक्टिव नहीं आ सके। मैं अगर यह कहूं कि भारत में बेरोजगारी दर कम रही है तो लगेगा कि यह आदमी तो सही बोल रहा है, लेकिन पूरा पर्सपेक्टिव यह है कि पिछली सरकार के मुकाबले कम रही है कि नहीं, या पिछले दशकों के मुकाबले कम रही है। दोनों में से कोई बातें गलत नहीं है, लेकिन एक लाइन में एब्सर्ड अगर मैं कहूं कम रही है तो तालिक हो गया। वाली बात आप कर रहे हैं, अर्ध सत्य नहीं, अर्ध सत्य नहीं। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा बताइए कि मैं 5-6 इंसिडेंट आपको बता मैंने। अब बताइए कि विदेशों का क्या इंटरेस्ट है भारत में। अगर अरविंद केजरीवाल को यहां एजेंसी रिमांड पे लेती है, उसमें अमेरिका क्यों परेशान है? सोरोस $2 बिलियन क्यों खर्च कर रहा है? केजरीवाल के बड़ी हैरानी हुई मुझे जब मैंने मैं बता रहा हूं। हाँ, अच्छा, पन्नू को अमेरिका क्यों छुपाएगा? उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ट्रूडो जो है अपने यहां खालिस्तानी आतंकियों पर जब भी कुछ होता है तो वो क्यों परेशान हो जाते हैं? उनका क्या इंटरेस्ट है? ये तो हमारा मैटर है ना कि हमारे यहां के आतंकी हम यहां ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में बंद करके रखा है, किसी अमेरिका का मानवाधिकार नहीं जागा, लेकिन केजरीवाल अगर शराब घोटाले में चले जाते हैं तो आप ही बता रहे हैं कि 7 देश क्यों? रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे ना, आपका भारत के अंदरूनी मामलों में इतने दखल की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका डीप एसेट आपके इशारे पे काम कर रहा था? सवाल कई हैं। देखिए, चीजें उतनी सरफेस पे नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, कोई अगर एक आदमी यह कह रहा है कि सीए एनआरसी के खिलाफ हम धरने पर बैठ गए, यहां तक सत्य है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनली अक्लेम्ड पर्सन यह कह दे रहा है, उसको उदाहरण देते हुए कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, तो यह एक हाइपर लिमिट है जिसने एक रेंज आगे बढ़ाया उस चीज को। मैं बताऊं आपको नम्रता, जिस वक्त भारत में सीए एनआरसी आंदोलन हो रहे थे या किसान आंदोलन हो रहा था, भारत की रिपोर्ट है कि हजारों हैंडल्स बने थे ट्विटर पे। कौन बना, किसने बनाया था इसे? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अब आप बताइए, आप पूछेगा कि क्यों कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल बाकी दूसरे देश जो जिन्होंने डीप एसेट तैयार किया था वो परेशान क्यों है? परेशान ये है कि कभी उनकी बहुत चलती थी, अब नहीं चल रही। ठीक है, मैंने शुरुआत में कुछ उदाहरण, अच्छा एक और साधारण उदाहरण मैं बताता हूं। आप सबने पढ़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें रैंक पे पहुंच गई है। आप गूगल पे टाइप कीजिए टॉप 10 जीडीपी लिस्ट, देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत 3rd आया है, अभी के अभी आज। अब बताइए, जिन देशों को पीछे छोड़ा है भारत ने, चाहे वो जर्मनी हो, जिन देशों से आवाज आ रही है भारत के खिलाफ, और उसकी तुलना कीजिए कि भारत ने उन्हीं देशों को पीछे तो नहीं छोड़ा है। आप गूगल में टाइप कीजिए टॉप 10 जीडीपी है इंडिया, फर्स्ट पे है अमेरिका, हाँ, किस में? चाइना, जापान और किस में? परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी हमारे यहां खरीद शक्ति के हिसाब से हम 3रे नंबर पे हैं। अच्छा। और ओवरऑल जीडीपी में 4थे नंबर। ठीक, तो अब बताइए कि जिन देशों को पीछे छोड़ा, जैसे जर्मनी को पीछे छोड़ दिया भारत ने, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया भारत में, अमेरिका को खतरा है कि भारत यहां एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, जो कि अमेरिका की सुन नहीं रहा है। अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से कच्चा तेल मत खरीदो, भारत ने कहा क्यों ना खरीदें, खरीदेंगे। हमारा देश का इंटरेस्ट है, हमें जहां से सस्ता मिले खरीदेंगे। वेनेजुएला रशिया से आपका प्रॉब्लम होगा, हमारा प्रॉब्लम नहीं है।
कोई देश अगर यह चाहता था कि कोरोना फैल जाए दुनिया में और हम अपने यहां बना के वैक्सीन बेचे, और भारत ने कह दिया कि नहीं खरीदेंगे आपके यहां से, हम अपना बनाएंगे, तो तिलमिलाहट तो होगी ना। जिन देशों को पीछे छोड़ेगा वो कुछ तो करेंगे, वो बैठ के ताली नहीं बजाएंगे ना कि वाह वाह मोदी जी बहुत अच्छा किया, आप अपने देश को आगे ले गए, हमारा पीछे चला गया। वो कुछ कोशिश करेंगे और उन्हीं कोशिशों का नाम है ये ग्लोबलिस्ट। ये जो नैरेटिव आ रहा है ना कि भारत किसी की नहीं सुनता। अब देखिए, छोटा सा प्यादा देश है पाकिस्तान, जिसकी दुनिया में कोई औकात नहीं, उसका पहले का प्रधानमंत्री जेल में है, इकोनॉमी उसकी धराशायी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से ब्रिटेन का अखबार छाप रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से आप छापोगे? अब आप चाहोगे कि पूरी दुनिया मान ले, और ऊपर से क्लेम ये कि हम न्यूट्रल हैं। अरे भाई साहब, न्यूट्रल होते ना तो भारत का भी पक्ष ले लेते, दोनों का पक्ष लेके आपको कहना चाहिए था ना। हमारे दुश्मन देश का एक जासूसी संस्था है ISI, जिसपे तरह तरह के आरोप है कि अफगानिस्तान में वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो ईरान में आतंकवाद फैला रहा है, यहां तक कि हिथ्रो माफ कीजिएगा, वो ब्रिटेन का एयरपोर्ट पे खालिद नाम का आतंकवादी था, पाकिस्तान जाके उनके एयरपोर्ट पे बम धमाका कर रहा है। ISI से डायरेक्ट लिंकिंग है उसका। पूरी दुनिया जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि टेररिज्म को ये नर्चर करता है ISI, और उसके दो अधिकारियों से आप सवाल करके अब भारत पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है क्या किसी को? 2024 का चुनाव भारत के लिए निर्णायक तो है ही, उन ग्लोबल पावर्स के लिए भी निर्णायक है। उनको पता है कि उन्हें पता है एक बार 2029 तक क्या से क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए ये जो क्या से क्या नहीं हो जाएगा। भारत ने टारगेट रखा है नंबर 3 इकोनॉमी, अमेरिका और चाइना के बाद हम होंगे, हम। तो ये जर्मनी रोना रो, इंग्लैंड रोना रो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और वो जो बुला बुला के प्राइज देते हैं ना यहां के लोगों को, अरे जिस किताब को किसी ने पढ़ा नहीं उसको पुलित्जर प्राइज देके कहते ये बहुत महान आदमी था। हम कलकत्ता में रहते हैं, हमें नहीं पता था कि मेरे बगल में रहने वाला इतना महान था। वो तो जब उसे पुलित्जर और मैग्सेसे से मिलता है तब पता चलता है कि अच्छा ये महान था। बाद में पता चलता है कि वो जाके एक यूट्यूब चलाता है और वहां से फंड प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है। न्यूज क्लिक वाला केस क्या था? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी आधार पर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं और फिर मोदी सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रच चुकी हैं। और हमारे यहाँ के कुछ लोग उनके टूलकिट हैं। हाँ, ठीक है। अब आप देखिए, फैसला कीजिए। चर्चा आपने सुनी, फैक्ट्स आपने जाने, बताइए कमेंट करके क्या राय रखते हैं इस पर। नमस्कार।